सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे मार्च और हम आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। तो बिगिन विद द डेट, टुडे इज़ 19 मार्च और आज के दिन वर्ल्ड सोशल वर्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस इतना याद रखना है, 19 मार्च वर्ल्ड सोशल वर्क डे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन और द फर्स्ट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ द टुडेज न्यूज़पेपर which states that disclose complete details of poll bonds, Supreme Court tells SBI. So what is important in this particular news piece is that Supreme Court has asked State Bank of India कि आप जो पूरा डेटा है ना, वो डेटा एक साथ में पूरा डेटा रिवील करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डेटा नहीं रिवील करना है, ठीक है। तो अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने SBI को एक क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जो सारी डिटेल्स थी डोनर्स के, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स के साथ में, कौन कौन सी पार्टीज़ ने बॉन्ड्स खरीदे, कौन कौन सी पार्टीज़ को बॉन्ड्स मिले, कौन कौन सी कंपनीज़ ने बॉन्ड्स दिए, ये सारी डिटेल्स है। ये सारी डिटेल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सारा डेटा जो है वो अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करेगा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ जो है आज के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की सैंक्टिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ट्रांसफर्ड 6 होम सेक्रेटरीज एंड 1 DGP। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस इलेक्टोरल प्रोसेस ये सारे स्टेप्स उठा रही है। तो ये अभी जो स्टेप उठाया है, इसमें से जो वेस्ट बंगाल के DGP हैं राजीव कुमार, उनका भी ट्रांसफ़र किया गया है, या उनका भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो इस ट्रांसफ़र पे TMC का जो स्टेटमेंट है, TMC का ये कहना है कि दैट द सिटिंग गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट एट द सेंटर ये सारी चीज़ों को अपने पपेट की तरह यूज़ कर रही है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स और इन सबको, और इसी वजह से जस्ट टू हैम्पर द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये न्यूज़ है और अब आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे इज़, आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि रशिया में वी हैड लाइक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रशिया में 3 दिन में हुए हैं, से 15th, 16th एंड 17th मार्च। और उन इलेक्शंस में ऐसे कुछ बहुत ही अपसर्ड या कुछ नया रिजल्ट नहीं आया है। द रिजल्ट इज सेम, व्लादिमीर पुतिन को वापस से जो है वो रशिया का प्रेसिडेंट चुना गया है, ठीक है। तो ही इज़ गोइंग टू बिकम रशियन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फॉर द 5th टाइम, और ये अब 2030 तक फिर रशिया के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। और जैसे इन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट के वापस जैसे इन्हें इलेक्ट किया गया है, तो इन्होंने सबसे पहले जो पुतिन का स्टेटमेंट आया है वो वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर के ही आया है। उनका ये मानना है कि जिस तरीके से वेस्ट और बाकी सारी कंट्रीज़ का जो एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन या पर्सपेक्टिव है रशिया को लेकर के, वो चीज़ रशिया को धीरे धीरे या पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रही है। और कल मंडे था, तो मंडे को जो बेसिक मंडे दैट मीन्स 18th मार्च को जो है 10th एनिवर्सरी होती है, जो रशिया ने सीज़ किया था क्रीमियन पेनिनसुला को यूक्रेन से, उसकी कल 10th एनिवर्सरी भी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें बस इतना याद रखना है कि 5th टाइम ये रशिया के प्रेसिडेंट बन रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, और इनको क्लोज टू 87.2% वोट्स मिले हैं व्लादिमीर पुतिन को रशियन प्रेसिडेंशियल पोल में। तो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस। तो ये जो अभी ये न्यूज़ हेडलाइन है, ये हम लोगों ने सेकेंड पेज की जो न्यूज़ थी उसमें ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। तो ये न्यूज़ में वही है कि जो वेस्ट बंगाल में DGP का ट्रांसफ़र हुआ है, या DGP का जो ट्रांसफ़र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर से हुआ है, उस पर लेकर के तृणमूल कांग्रेस का यही एक स्टेटमेंट था कि जो पपेट की तरह यूज़ किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज़ को, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ बढ़ेंगे। बाकी सारी वही पॉलिटिकल न्यूज़ से न्यूज़पेपर भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए हम लोग सिर्फ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ हम लोग अभी उन्हीं चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। चलिए अब आगे अगली न्यूज़ पर चलेंगे। तो अगली न्यूज़ जो हमारी है, हाँ, तो अगली न्यूज़ जो है वो तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, जस्ट अ मिनट, वो तमिलनाडु से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है,
तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया। वो पिटिशन किस लिए फाइल किया गया है, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करने की कोशिश की है तमिलनाडु में। और ऐसा क्यों कहना है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट रन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो DMK के एक लीडर थे और वो तमिलनाडु में गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे। उनका नाम था के पोनमुदी। तो के पोनमुदी जी थे, इन पर एक क्रिमिनल केस चल रहा था जिस पर्टिकुलर केस में इनको कोर्ट ने जो है कन्विक्ट नहीं किया है, तो इनको कोर्ट ने जाने दिया है। फिर इसके बावजूद जब इनको कोर्ट से एक्विट कर दिया गया, उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर के बार बार कहने के बावजूद गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इज़ नॉट अपॉइंटिंग हिम इन द मिनिस्ट्री। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो गवर्नर होता है दैट वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये जो रवि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, इनके स्टेप से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स का वायलेशन हो रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स का वायलेशन कैसे हो रहा है, तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच क्लियरली स्टेट्स that the governor had no individual discretion in the appointment of a minister and a suitability of the candidates and had to follow the advice of the chief minister led state cabinet under article 164 clause 1 of the constitution। तो ये जो मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चीफ मिनिस्टर गवर्नर को सजेस्ट करता है, नेम सजेस्ट करता है, फिर उसी पर्टिकुलर MLA को गवर्नर जो है वो मिनिस्टर की तरह अपॉइंट करता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का बेसिकली यही कंटेंशन है कि बार बार कहने के बावजूद भी जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं वो के पोनमुदी को एज अ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ द क्लियर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स। तो ये इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इतना ही था। और जो अगली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो तेलंगाना से आ रही है, जो तेलंगाना की गवर्नर थी और जिनके पास पौंडीचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थी, तो जो थी तमिलसाई सौंदराराजन, ये तेलंगाना और पौंडीचेरी के LG थे। इन्होंने अभी जो है वो रिज़ाइन कर दिया है और इनके रिज़ाइन देने के पीछे का जो मेन रीज़न माना जा रहा है, ये अब अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करने वाली है। तो शी माइट बी कंटेस्टिंग लोकसभा पोस्ट दिस ईयर, दैट्स व्हाई शी हैज रिजाइन्ड फ्रॉम हर पोस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडे। So the next important news is that कर्नाटका हाई कोर्ट ने मंडे को एक अपने जजमेंट में कहा है कि कर्नाटका गवर्नमेंट एक ऐसा रूल लेकर के आई थी जहां पर कहा गया था कि जो प्राइवेट शॉप्स होती हैं, जो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, उनमें जो बोर्ड होते हैं उन बोर्ड्स का 60% पार्ट जो होता है वो कन्नड़ा लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा एक कंपलसरी रूल लेकर के आ गई थी कर्नाटका गवर्नमेंट कि कन्नड़ा शुड बी कंपलसरी है, कन्नड़ा इज़ कंपलसरी, और वो 60% आपके जो बोर्ड पे वो कन्नड़ा लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए। वो आप जो अपने बोर्ड में लिखेंगे उसमें 60% यूसेज जो होगा वो कन्नड़ा लैंग्वेज का होगा। तो इस पर्टिकुलर रूल पे अभी भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक अपना जो है डिसीज़न दिया है, और डिसीज़न ये है कि कोई भी अभी प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट या शॉप्स में कोई किसी तरीके का वायलेंस या किसी तरीके के फ़ाइन वगैरह नहीं इम्पोज किए जाएंगे और किसी भी तरीके के प्रेमाइस को सील नहीं किया जाएगा जो इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और वो पर्टिकुलर गाइडलाइन है 60% कन्नड़ा लैंग्वेज का यूसेज एक बोर्ड पे। तो उस इस लैंग्वेज की यूसेज पे ही जो मेन पूरा फोकस था वो था कन्नड़ा लैंग्वेज के, और उसके वायलेशन पे अब कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके का कोई परमिट या लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। तो अगली जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो स्पेस सेक्टर से है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गगनयान मिशन के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स का चूज़ किया गया था उसको अभी बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट में चूज़ किया, और उन लोगों को गवर्नमेंट ने बताया भी था किन किन लोगों को चूज़ किया गया है। तो जो एक गवर्नमेंट ने या कहिए इसरो ने और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो ने मिलकर के एक नया ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप का नाम है, इस ऐप का नाम है सखी। तो सखी ऐप जो लॉन्च किया गया है, ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? टू असिस्ट द मेंबर्स ऑफ द गगनयान क्रू। तो गगनयान क्रू मेंबर्स को असिस्ट करने के लिए इस पर्टिकुलर ऐप
का जो है डेवलप किया गया। और इस पर्टिकुलर ऐप को डेवलप किसने किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके इस ऐप को डेवलप किया है। तो इस ऐप का बेसिक जो मेन काम है, वो मेन काम क्या है? टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स, हेल्प देम स्टे कनेक्टेड विद अर्थ एंड इवन अलर्ट देम अबाउट देयर डाइटरी शेड्यूल्स। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट काम होंगे वो इस काम जो सारे होंगे वो इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से किए जाएंगे। इस ऐप का नाम है सखी। सखी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन। तो दैट इज़ द एब्रीविएशन जो सखी का था, इसका फुल फॉर्म था, जो मैंने आपको अभी पर बता दिया है। और जो गगनयान मिशन है जिसके लिए सखी ऐप बनाया गया है, ये गगनयान मिशन मोस्ट प्रॉब्ली 2025 में जो है वो गगनयान इसरो जो है वो लॉन्च करेगी। ठीक है, तो उस 2025 में जो गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, उसका जो केबिन क्रू है उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो ने मिल करके ये सखी ऐप को लॉन्च किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन। तो ये फिर आप जैसे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पिछले 3-4 एनालिसिस में बता चुका हूँ ये चीज़ की इलेक्शन बहुत पास में है। इस वजह से जो मैक्सिमम स्पेस है न्यूज़पेपर्स में या किसी भी प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, वो मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ को ही वो जो है जगह मिल रही है। तो इसलिए हम आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग बहुत सारा पेपर स्किप कर रहे हैं, बट ये पेपर हम स्किप नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों से ही अपने आप को जोड़ के रख रहे हैं। और इररेलेवेंट चीज़ें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है एग्ज़ाम के लिए, उनको हम लोग स्किप करते हुए चल रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो न्यूज़ हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक न्यूज़ आती जा रही है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक कहीं पे किसी एक पेज पे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके एक हेडिंग दे दीजिए, और उसमें फिर डेली डे बाय डे जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ केस या कोई ना कोई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में चला ही जा रहा है इस पर्टिकुलर केस को लेकर के। तो आप लोग ना एक कहीं पे किसी पेज में एक जगह पे एक पूरा सेक्शन बना लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि जितने टाइम से ये टॉपिक चल रहा है, जितने टाइम से इशू चल रहा है, इसका रेलेवेंस डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग हर दिन ऐसा कर सकते हैं कि उस एक जगह पर आपने हेडिंग बना ली, जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स करके एक जगह पर हेडिंग बना ली इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फिर आप ना हर दिन जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर पेज में आसपास में आप हर जगह पर लिख करके लिखते रहेंगे। या कोई नया पॉइंट आया, जैसे कल एक नया पॉइंट आया तो उसको ऐड कर लिया, फिर आज न्यूज़पेपर में आपने कोई नया पॉइंट देखा तो उसको ऐड कर लिया, फिर कोई नया पॉइंट आया तो उससे ऐड कर लिया। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका सारा जो रिसोर्सेज या आपका जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह पे ही रहेगा, आपको अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा कि आज डे वाइज बनाए तो आज मैं 19 तारीख को ये डेवलपमेंट हुआ था, 17 को ये हुआ था, 15 को ये हुआ था। तो ऐसे करके नहीं, इस पूरे टॉपिक को ही आप एक जगह पे कवर कर सकते हैं। तो इस न्यूज़ में अभी ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स से रिलेटेड जो डेटा था उसको रिवील करने के लिए कहा था, तो और वो डेटा के लिए जो डेट था वो अप्रैल 11 2019 से लेकर के फरवरी 15 2024 तक का डेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था एसबीआई से कि एसबीआई वो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देगा, देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल पब्लिश द सेम डेटा ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। वो पब्लिक डोमेन में जाएगा, फिर पब्लिक वहाँ से उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। तो पर इसमें भी एक पिटिशन आ गया था सुप्रीम कोर्ट में। वो पिटिशन ये था, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाली स्कीम आई थी, जो ये मेन स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, ये 2018 में आई थी। बट जो 2018 में इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से लेकर के अप्रैल 11 2019 वाला जो डेटा है, ये जो डेटा 1 साल का डेटा है, इसको रिवील करने की बात नहीं कही गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्ट्रिक्टली बोला था कि वी वांट डेटा फ्रॉम अप्रैल 11 2019 टू 15 फरवरी 2024। तो ये इतना ही डेटा रिवील कर हुआ था। तो जो पिछले जो 1 साल का रिमेनिंग डेटा था, 1 साल का डेटा जो बच गया था, उस डेटा को पब्लिश करने के लिए कोर्ट में एक पिटिशन गया था। तो इस
पिटिशन को अभी तक तो कोर्ट में ऐसे चल ही रहा है और इसमें अभी इतना वही रेलेवेंसी कुछ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ की कुछ रेलेवेंसी है, टॉपिक अपने आप में रेलेवेंट है, बट हर दिन कोई छोटा मोटा पिटिशन अगर कोर्ट में जाएगा इस चीज़ को लेकर के, तो हम लोग हर चीज़ को उतना ही इक्वली उस चीज़ पे फोकस करना सही नहीं होगा। और एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट मतलब एक डायरेक्ट जजमेंट तो नहीं कहेंगे, एक डायरेक्ट सजेशन है या कहीं ओपिनियन है या पासिंग रिमार्क है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टू डिस्क्लोज ऑल द रेलेवेंट डेटा एट वंस, नॉट अगेन एंड अगेन। जैसे एसबीआई है, कभी एक सेट ऑफ डेटा रिवील करती है, कभी एक सेट ऑफ डेटा रिवील करती है, कभी कोई डेटा रिवील किया उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स नहीं है, कभी जो डेटा रिवील किया उसमें डोनर्स के नाम नहीं है। तो एसबीआई हैज़ टू रिवील एवरी सिंगल इन्फॉर्मेशन विच ही हैज़ रिलेटेड टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला एक बहुत ही छोटा फैक्चुअल न्यूज़ है, उस फैक्चुअल न्यूज़ पे हम लोग बढ़ेंगे। तो वो फैक्चुअल न्यूज़ ये है कि जो एक ट्राई नेशन एक्सरसाइज है, टाइगर ट्रैप एक्सरसाइज, ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज। तो ये टाइगर ट्रम्प इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स सी, टाइगर ट्रम्प is the name of the tri-service humanitarian assistance and disaster relief exercise. This exercise is taking place between two countries, India and the US, और ये हो कहाँ पे रही है, ईस्टर्न सीबोर्ड पे, और ये कब तक होगी, मार्च 31 तक। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ में आपको सिर्फ तीन चीज़ें याद रखनी है। नेम ऑफ द एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प, कौन कौन सी दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, दैट इज़ इंडिया एंड द यूएस। और इस पर्टिकुलर ट्राई सीरीज़ एक्सरसाइज के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ मैनेजमेंट से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं, जो स्टैंडर्ड और ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, उन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है इंडिया यूएस के बीच में, जो मार्च 31 तक चलने वाली है। अब हम लोग आगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ और बढ़ेंगे। सो दैट इम्पॉर्टेंट, ओके कम ऑन, ओके। सेंटर ने जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं, तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो कैप्टिव एलिफेंट्स को लेकर के ही है। तो सेंटर ने क्या किया है कि अभी जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं उनके ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट को विद इन द स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स को लेकर के रूल्स बनाया। तो ये रूल्स कौन से हैं, तो इस न्यूज़ को पहले थोड़ा सा एक पैरा हम लोग देख लेते हैं। द सेंटर हैज़ नोटिफाइड अ सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड द कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024 दैट लिबरलाइज द conditions under which the elephants may be transferred within or between the states। तो ये जो पर्टिकुलर रूल्स आए हैं ये कैप्टिव एलिफेंट्स के लिए हैं, और ये रूल्स जो गाइडलाइंस हैं, ये गाइडलाइन बेसिकली ये बताती हैं कि वो क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो क्या क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, जिन सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस के अंडर में ये जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं इनका ट्रांसफ़र विद इन द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स ईजिली किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स के लिए, जो कैप्टिव एलिफेंट्स होते हैं उनकी क्या कंडीशंस या किन कंडीशंस के अंडर में उन कैप्टिव एलिफेंट्स को विद इन द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स इजीली ट्रांसफ़र और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो अगली इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है वैक्सीन से जुड़ी हुई। तो अभी जो जस्ट अ मिनट हाँ, सो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड IIL ने कहा है कि बाय मिड 2026 इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड जो है वो डेंगू का वैक्सीन जो है वो डेवलप हो जाएगा और कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हर साल इंडिया में अलग अलग वेदर सीजन्स में बेसिकली डेंगू के बहुत सारे केसेस होते हैं और बहुत सारे लोग इसमें
जो होता है ना बिना समय के, अब मतलब समय से पहले बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस बहुत ही डेंजरस बीमारी में। तो इसको लेकर के एक गुड न्यूज़ ये है कि 2026 के मिड तक या 2026 के शुरुआत में ही इससे डेंगू की जो वैक्सीन है ये मार्केट में आ जाएगी। और इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। ठीक है, तो ये 2 फैक्ट याद रखने हैं। वैक्सीन बना कौन रहा है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। किस बीमारी की ये वैक्सीन है? तो ये है डेंगू की। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन इन टुडेज न्यूज़पेपर। तो अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन है उसका जो टाइटल है दिस इज़ वायलेंस, होमलेसनेस एंड वुमेन्स मेंटल हेल्थ। तो ये वुमेन की जो मेंटल हेल्थ होती है बेसिकली ये आर्टिकल उसी को टारगेट करके पूरा लिखा गया है। तो इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में दे हैव टॉक्ड अबाउट अ सर्वे एंड दैट सर्वे इज़ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 presents a sobering picture of the pervasive violence against women in India. Almost 30% of women between the age of 18 to 49 years have experienced physical violence beginning at age 15 and 6% have reported sexual violence. तो जो 2 इम्पॉर्टेंट डेटा स्टार्टिंग के पैराग्राफ में जो दिया गया है उसमें से जो 2 इम्पॉर्टेंट डेटा है वो ये है कि पहला तो 18 से 49 साल के बीच में जितने भी वुमेन हमारे कंट्रीज़ में हैं या जिनके ऊपर ये सर्वे कंडक्ट किया गया है उसमें से 30% ऑफ वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 19 ईयर्स हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिकल वायलेंस बिगिनिंग एट द एज ऑफ 15 एंड 6% हैव रिपोर्टेड सेक्शुअल वायलेंस। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है कि 30% जो वुमेन है बिटवीन द एज ऑफ 18 to 49 दे हैव एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल वायलेंस बिगिनिंग एट द एज ऑफ 15 एंड 6% ऑफ देम हैज़ एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल वायलेंस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग। तो इस पूरे आर्टिकल की रेलेवेंस क्या हो जाती है या इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के जो इसका जस्ट निकल के आता है, देखिए क्योंकि ये पूरे सर्वे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भले उतनी रेलेवेंस ना हो बट ऐसे आर्टिकल्स जो होते हैं ये दीज आर्टिकल्स क्लियरली डिपिक्ट्स अ पिक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या चीज़ें रन कर रही हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं कैसे उन सिचुएशन से एक वुमेन की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें अलग अलग तरीके से डील की गई हुई हैं। तो ये इट्स अ मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ आर्टिकल। तो इसमें अभी हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलेवेंस उतनी ज़्यादा नहीं है बट हाँ इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमेशा शायद पूरे दिए हुए जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा है बिकॉज दिस आर्टिकल ट्रूली एंड क्लियरली डिपिक्ट्स द प्लाइट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो अब हम लोग एक नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ बढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल का हमारा जो टॉपिक है वो है द MIRV लीप दैट फायर्स अप इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस। तो इस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो अभी इंडिया ने 2 दिन पहले ही अग्नि 5 करके एक मिसाइल है उसको लॉन्च किया है। तो इस मिसाइल के लॉन्च के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज जो थी वो द रेंज ऑफ दिस मिसाइल इज बिटवीन 5,000 to 8,000 किलोमीटर। तो इस अग्नि 5 मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है? 5,000 से 8,000 किलोमीटर तक की रेंज है। और इस अग्नि 5 मिसाइल का जो टेस्ट हुआ था उसको दिव्यास्त्र कहा गया है। तो 2 चीज़ जो पहले के इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है वो ये हैं कि ये मिसाइल का नाम क्या था? अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, और इसके टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? दिव्यास्त्र। अब इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों जाती है? ये शब्द जो आप लोग देख रहे हैं, ये एब्रीविएशन जो आप लोग देख रहे हैं MIRV, जो MIRV ये जो वर्ड यूज़ किया गया है इसकी वजह से इस मिसाइल की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली बात तो ये इस टेक्नोलॉजी का मतलब या इस टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। तो इस टेक्निक को थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि एक मिसाइल एक साथ में एक ही वॉरहेड लेकर के जा सकती थी।
बट अभी जो MIRVs या ये जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि एक मिसाइल जो न्यूक्लियर केपेबल होती है वो एक साथ में बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर के जा सकती है। इसका मतलब अगर इसको आसान भाषा में समझें तो इसमें ये कहना है कि एक मिसाइल जो पहले अगर उसको 15 अलग अलग टारगेट्स पे या 10 अलग अलग टारगेट्स पे अटैक करना होता था, तो 10 अलग अलग मिसाइल का वो काम होता था कि वो 10 अलग अलग टारगेट्स पे अटैक करें। बट MIRV टेक्नोलॉजी जो है, इसमें ये होता है कि एक ही मिसाइल में आप अलग अलग वॉरहेड लगा देते हैं, फिर वो एक ही मिसाइल जो होती है वो अलग अलग जा कर के उन पेलोड्स को लेकर के जाती है, फिर अलग अलग जगह पे वो अटैक करती है। जो ये अग्नि 5 मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज जो है वो 5000 से 8000 किलोमीटर है। ये भी MIRV टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, और ये मिसाइल जो है अग्नि 5, ये एक साथ में 12 तक पेलोड लेकर के अपने साथ में जा सकती है। इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। इंडिया अभी हमने इस टेक्नोलॉजी को बहुत लेट में यूज़ किया है। द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी वॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने 1970s के टाइम सब में ही ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया था। फिर उसके बाद रशिया, चाइना, फ्रांस, UK और इज़राइल के पास भी माना जाता है कि इज़राइल ने भी ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर ली है, और पाकिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास में MIRV टेक्नोलॉजी है, और इंडिया भी अब उन कंट्रीज़ में शामिल हो गया है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए क्यों हो जाती है? क्योंकि इस मिसाइल की जो रेंज है वो 5000 से लेकर के 8000 किलोमीटर पे है। और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है चाइना, पाकिस्तान, जिनसे हमारे टर्म्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने एक नेबरिंग कंट्री से हमारे होने चाहिए। तो ये सब मिसाइल, अग्नि 5 मिसाइल आने के बाद जो हमारी रेंज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम को एक हिसाब से स्ट्रेंथन करेगा। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो अग्नि 5 मिसाइल का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, अग्नि 5 पे, वो स्टार्ट हुआ था 2008 से स्टार्ट हुआ था। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? तो अगर आप रेंज की बात करेंगे तो रेंज इज़ बिटवीन 5000 टू 8000 किलोमीटर। ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज इज़ बिटवीन 5000 टू 8000 किलोमीटर्स, और इसकी इस मिसाइल की स्पीड है 25000 किलोमीटर पर आवर। ये इस मिसाइल की स्पीड है, 30,000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड हो गई 30,000 किलोमीटर। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कब किया गया था? 2008 में। इसकी रेंज कितनी है? 5000 टू 8000 किलोमीटर। और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किसने किया? तो इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड करने वाली एक वुमेन है जिनका नाम है डॉक्टर शीना रानी। तो शीना रानी जी ने इस प्रोजेक्ट को पूरा लीड किया है। तो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया कि इसके रिलेवेंस क्यों है, क्या नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, कौन सी पहली कंट्री थी जिसने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। इंडिया ने 2024 में इस मिसाइल को, जो अग्नि 5 मिसाइल है जो दैट इज़ इनेबल्ड विद MIRV टेक्नोलॉजी, अब जा कर के यूज़ किया है। कौन कौन से कंट्रीज़ के पास में ये टेक्नोलॉजी है? दैन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, पाकिस्तान, चाइना और अब इंडिया। और ऐसा मानते हैं कि शायद इजराइल के पास भी ये सेम टेक्नोलॉजी इजराइल ने डेवलप कर ली है। रशिया में जो इलेक्शन हुआ था उसमें व्लादिमीर पुतिन को 87.28% वोट मिले हैं। बहुत सारे लोग इसको हॉलो विक्ट्री की तरह भी देख रहे हैं, क्योंकि इस इलेक्शन का कोई रिलेवेंस तो था नहीं, क्योंकि इलेक्शन के पहले ही सबको पता था कि प्रेसिडेंट बनना किसने है, किसको प्रेसिडेंट बनना है। तो कुछ नया आउटकम कुछ नया नहीं था। प्रोसेस जो हर बार होता था वो प्रोसेस वही हुआ, बट आउटकम जो एंटिसिपेटेड था वही हुआ। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हम लोग अभी बहुत ज़्यादा क्रिस्प और कंसाइज वे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स जो हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में चल रहे हैं। तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे पढ़ते रहेंगे। बट अभी हम लोग इस आर्टिकल में जो अभी इंडिया ने एक यूरोप के साथ में जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, हम लोग उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में ही अपने आप को
लिमिट करके रखेंगे। उस पूरे ट्रेड पैक्ट के बारे में हम अभी जानेंगे। तो इंडियन इकोनॉमिक यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन के बीच में जो ये EFTA साइन हुआ है, ये इसकी वैल्यू कितनी है, $100 बिलियन, और ये अगले 15 साल में दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट विल जनरेट मोर देन 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की बहुत ज़्यादा जो वैल्यू है, या कहिए कि जो इंडियन सिविलियंस या इंडियन सिटीजन्स के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट अब हम इसमें ये 2 चीज़ें देखने वाली होंगी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंडिया को कितना फ़ायदा हो रहा है। जब अगर हमारी कंट्री को जब उससे मेजरली कोई फ़ायदा होगा तभी इस ट्रेड एग्रीमेंट के पॉजिटिव साइड्स की तरफ हम ज़्यादा जा पाएंगे। तो पहले हम गुड्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड की गई हैं। तो इसमें हम पहले से ये जान लेते हैं कि कौन कौन से गुड्स के पार्ट हैं और कौन कौन से सर्विसेज हैं जिन पे ये जो ये एग्रीमेंट है वो अप्लाई करेगा या एप्लीकेबल होगा। तो जो इंडिया जो सामान मंगाता है EFTA में क्या एग्रीमेंट, ये जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उसमें से 80% जो होता है टोटल वैल्यू होती है वो गोल्ड होता है। यानी कि इंडिया अगर 100 रुपये का सामान मंगा रहा है तो उसमें से 80 रुपये का सिर्फ सोना होता है। तो इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को गोल्ड को एक्सक्लूड करके रखा गया है उन प्रोडक्ट्स में से जिनमें टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटीज़ या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में इस गोल्ड को लेकर के नहीं आया गया। मतलब गोल्ड का स्टेटस को अभी भी मेंटेन्ड है, जबकि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया जो सामान मंगाता है, जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, उसमें से जो सबसे बड़ी कमोडिटी है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कमोडिटी है गोल्ड, उसको इस पर्टिकुलर गुड से बाहर करके रखा गया है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब इसका इम्पैक्ट पे जान लेते हैं कि क्या होगा। कि इंडिया से जो प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो 98% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी जो इंपोर्ट ड्यूटी या टैक्सेस होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होते हैं। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इन टर्म्स ऑफ गुड्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उनको उनके जो लिस्ट ऑफ गुड्स है उसमें बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो हम लोगों से बहुत ज़्यादा नंबर में ख़रीदते हैं और उनमें टैक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। क्या? जैसे कॉफ़ी कैप्सूल्स, एवोकाडोस, सैल्मन, फिश, स्मार्टफोन्स, बाइसिकल पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, क्लॉक्स, वॉचेस, मेडिसिन, डाइस, टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। तो इन सब पे ड्यूटीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्हांस्ड हैं। तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा। बट इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया का क्या बेसिक फ़ायदा है, अगर हम लोग सिर्फ गुड्स में लिमिट करके अपने आप को रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज जो हमसे बेनिफिट ले रही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। तो पुतिन की न्यूज़ जो थी वो चलती चली आ रही है अभी तक भी, बट अब इसको इतना इम्पोर्टेंस देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के पहले अगर सबको पता हो कि हमारा चुना हुआ राष्ट्रपति कौन होने वाला है तो उस इलेक्शन की रेलेवेंस कितनी ही बचती है। जितनी इस इलेक्शन की रेलेवेंस है उतनी ही इस टॉपिक की रेलेवेंस हमारे एग्ज़ाम में है। तो इस टॉपिक को तो हम लोगों को एकदम नहीं छूना है, क्योंकि आपसे 2030-32 में भी कोई पूछ ले कि रशिया का प्रेसिडेंट कौन है, तो जब तक पुतिन जिंदा रहना है हमें रहेगा हमेशा पुतिन ही बोलना है। तो एक यूएन का एक नया डेटा आया है कि यूएन का जो नया डेटा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इज़राइल ने जो शिफा हॉस्पिटल था उस पर मतलब एक और अटैक का प्लान कर रहा है। तो अगर ये अटैक एक बार हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि गाज़ा में एक फेमाइन का कंडीशन डेवलप हो जाएगा, क्योंकि 70% पॉपुलेशन जो उस पर पूरे अफेक्टेड एरिया में रह रही है उसकी कंडीशन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिट्रॉइट हो चुकी है। तो इस वजह से जो फेमाइन की जैसे कंडीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं इनएविटेबल हो गया है कि आज नहीं तो कल फेमाइन आना ही है। इट्स जस्ट डिपेंड कि इसका प्रोसेस है, इसमें टाइम कितना लग रहा है। क्योंकि जैसे ही इजराइल एक दूसरा अटैक करेगा, एक और अटैक करेगा शिफा हॉस्पिटल पे, तो आसपास का जो एरिया होगा वो उसमें जितना इम्प्रूवमेंट हो पाता है वो फिर जैसे कहते हैं ना कि जस के तस रह गए, वैसे वाली चीज़ हो जाएगी। सो वी हैव टू लुक इनटू दिस कि जो ऐसे अटैक्स होते हैं या जो ऐसी कंडीशंस होती हैं उसमें जो यूएन के एजेंसीज़ हैं, अलग अलग एजेंसीज़ हैं, उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीज़ों पे भी हम थोड़ा बहुत ध्यान जाना चाहिए। बाकी फेमाइन जैसी कंडीशन अगर डेवलप हो रही हैं तो वहाँ के जो सिविलियंस हैं उनके लिए मतलब ये बहुत ही बुरी चीज़ होने वाली है। जस्ट इमेजिन दिस इज़ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरीज़ में भी वर्ल्ड के कुछ कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर खाने की कमी अभी भी पड़ जा रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन फॉर द डे। तो P&G कंपनी का नाम तो आप सबने ऑलमोस्ट सुना ही होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अभी एक अपने नए CEO को अपॉइंट किया है। तो वो CEO कौन है?
तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। P&G इंडिया हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम एज CEO। तो कुमार वेंकटा सुब्रमण्यम को प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया ने अपना CEO नियुक्त किया है, ठीक है। और एक दूसरा जो डेटा आया है उस डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो डेटा इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, और वो डेटा ये कहता है कि इन द लास्ट 9 years इंडिया हैज़ रिसीव्ड अप्रॉक्सीमेटली 54,000 crore in Indian rupees in insurance sector after the relaxation in the FDI, in the foreign direct investment. So India has received 54,000 crore in FDIs in last 9 years in insurance sector. तो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो वो अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डीप में कवर करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से कवर करेंगे। तो एक मिनट, हाँ। तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो CO2 इमिशन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, जैसे जो शिप्स वगैरह चल रही हैं पानी में, तो ये सब भी तो एमिशन हो रहा है, कार्बन एमिशन इन सब से भी तो हो रहा है। तो एक नए तरीके के टैक्स की बात की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन टैक्स। तो कार्बन टैक्स का क्या पर्पस है और ये कैसे चार्ज किया जाएगा? तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका ऐसा मानना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब जो कंट्रीज़ डेवलप कर चुकी हैं या जिन्होंने ऑलरेडी अपना शेयर उस पूरी फैसिलिटी से ले लिया है, उनको $150 पर टन ऑफ CO2 के हिसाब से उनको एक पेनल्टी देनी चाहिए, उनको रिप्लेसमेंट कॉस्ट देना चाहिए। किसको? अलग अलग कंट्रीज़ को। तो ये जो कॉस्ट है $150 पर टन ऑफ CO2, इसकी वजह से अगर देखा जाए, अगर टोटल जो पोल्यूशन या एमिशन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर रेट से अगर हम लोग जाएंगे तो वी कैन कलेक्ट मोर देन $80 बिलियन ऑफ फंड्स। जो इस पूरे फंड को किस तरीके लिए यूज़ किया जा सकता है, इस पूरे फंड को लो कार्बन एमिशन टेक्नोलॉजीज़ जो है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हम डेवलप करें जिनसे कार्बन उत्सर्जन कम हो, कि कार्बन एमिशन कम हो, उन सब टेक्नोलॉजीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं। जो ये $80 बिलियन का फंड जो इकट्ठा होगा या फाइन कहीं इकट्ठा होगी, तो उस चीज़ को लेकर के इस पे काम किया जा सकता है, ये फाइन उसमें काम भी आ सकती है। और UN की एजेंसी थी, उन्होंने पहले लास्ट ईयर कहा था कि हम लोग जो है वो एमिशंस को 2030 तक 20% कट करेंगे और 2050 तक हम लोग नेट ज़ीरो करने का जो टारगेट था वो रखा था। और ये जैसे भी हम शिपिंग इंडस्ट्री या सी सेक्टर में आते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए हो जाती है, वो हो जाती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO है, वो एक सेकेंड वीक में उनकी एक मीटिंग चल रही है। तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, 47 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं। उस पर्टिकुलर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में ही कहा गया है कि वो जो फ़ाइन की बात है $150 पर टन ऑफ CO2, तो उस पर जो था ये 47 कंट्रीज़ ही लेकर के आई हैं और इनको बैक भी कर रही हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। और लास्ट ईयर तक ये नंबर 20 था, तो लास्ट एक साल में 27 और कंट्रियाँ इसमें जुड़ी हैं जो इस पर्टिकुलर प्रपोजल का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट को बैक कर रहे हैं, जो ये कहता है कि $150 पर टन लगेगा कार्बन एमिशन पे। और इससे टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट होगा? $80 बिलियन एनुअली कलेक्ट होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो है। और अब हम लोग अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो अगला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स सेक्शन में आज के दिन ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, एक दो इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में, तो हम लोग उनको भी देख लेंगे। तो इंडिया के जो एस क्विस्ट हैं पंकज आडवाणी, इनको वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूज़ियम चाइना में है, यहाँ पे इनको हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड होने वाली बात है कि इंडिया के ये एस क्विस्ट हैं पंकज आडवाणी, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और जो इनके साथ साथ में 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जो हैं रोनी ओसुलिवन, उनको भी सेम चीज़ बेस्टो की गई है, दैट इज़ इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सो
with this we have covered the newspaper. So there is nothing left, and yeah, we have covered all the important news headlines for today. And if you like this video, so do like and subscribe, and please अपने इस पर्टिकुलर न्यूज़ एनालिसिस एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम लोगों को भी थोड़ी बहुत इससे हेल्प हो पाए और आगे के वीडियोज़ में क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है वो हम लोग कर पाएँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.